नमस्कार, मैं आकाश कुमार और आप देख रहे हैं NN24 न्यूज। जिस तरीके से सुप्रीम कोर्ट ने 20 साल बाद एक ऐतिहासिक फैसला सुनाया, पहले वो फैसला था 2004 में और अब वो फैसला आया 2024 में। और जो 24 में फैसला आया वो आया कि जो SC ST कम्युनिटी के जो लोग हैं, जिसमें SC कम्युनिटी को 15% और ST कम्युनिटी को 7.5% रिजर्वेशन मिलता है, उसकी सब कैटेगरी कर दी जाए। जो व्यक्ति, जो जाति पीड़ा में है, जो जाति ज्यादा ही पिछड़ी है, उसको राज्य सुनिश्चित करे कि वो जो राज्य जो पिछड़ी हुई जाति है उसको ज्यादा आरक्षण मिल जाए और जो बाकी जो अन्य जातियां हैं जो सही हैं अपने मुकाबिल, तो उसे कम आरक्षण मिले। हाँ, हमारे साथ कुछ जो धरना कर रहे हैं इस चीज को लेकर, हम इनसे बात करेंगे कि जो सब कैटेगराइज्ड हो रहा है सुप्रीम कोर्ट के कहने पर, जो अलग अलग राज्य, क्योंकि हमारे देश में 17 राज्य अभी भी ऐसे हैं जो जातिगत आधारों पर चलते हैं। ये वाकिफ आपको इस बात से होना चाहिए कि जो 17 राज्य जो जाति के आधार पर चलते हैं, जो राजनीति चलती है जाति के आधार पर, इसमें कुछ ना कुछ विवाद होना बहुत जरूरी है और 17 राज्यों में पिटीशन जरूर सुप्रीम कोर्ट में फाइल होगी। तो नमस्कार सर, नाम क्या होगा आपका? सर, मेरा नाम राहुल कुमार गौतम है। कहाँ से सभी को पहले मेरा क्रांतिकारी जय भीम। मैं दिल्ली में ही रहता हूँ, मैं दिल्ली का निवासी हूँ। तो क्या लग रहा है कि जो सुप्रीम कोर्ट ने सब कैटेगराइज्ड करने की बात कही है SC ST कम्युनिटी को, कितना आप इससे वाकिफ हैं? बिल्कुल इससे वाकिफ है, पर ये निर्णय जो है बिल्कुल गलत है। क्योंकि इससे पहले सबसे पहले आपको कास्ट सेंसस करना चाहिए, क्योंकि जब तक आपको पता नहीं लगा है कि किस जाति के लोग कितने मात्रा में प्रशासन में हैं, उसमें प्रशासन में, तो जब तक आपको कैसे पता लगेगा? जब तक आपने कास्ट सेंसस किया नहीं तो आपको कैसे पता कि कौन लोग कहाँ पे कितने पहुंच चुके हैं? सबसे पहले आप पहला स्टेप तो यही है ना कि आप कास्ट सेंसस करें। उसके बाद में आप देखें कि कौन सी कास्ट को कहाँ पहुंचा और कौन कहाँ पे नहीं पहुंचा। और दूसरी बात यह है कि जो रिजर्वेशन है वो छुआछूत पे, अनटचेबिलिटी के ऊपर बेस्ड है, इकोनॉमिक के ऊपर बेस्ड नहीं है। ये जो गैर बराबरी है, जो असामाजिकता है, उसके ऊपर बेस्ड है। तो इकोनॉमिक एक अलग चीज है। अगर आप किसी को आर्थिक रूप से मजबूत करना चाहते हो, डायरेक्ट उनको बिजनेस के अंदर अपना वो दो, रिजर्वेशन दो कि उनको बिजनेस एक स्टैब्लिश करवाओ, और प्राइवेट सेक्टर में भी उनको रिजर्व करो कि उनकी जो भागीदारी हो वहाँ पे मजबूत हो। आपने इकोनॉमिक बेस पे आपने उस तरीके से किया नहीं, और आप दूसरी तरफ अब शिक्षा के उसमें कर रहे हो। शिक्षा के लिए अब उनको कौन रोक रहा है? मतलब शेड्यूल कास्ट की, शेड्यूल ट्राइब की कोई भी अगर जाती है, उसको कोई फॉर्म भरने से या नौकरी पाने से थोड़ी ना रोक रहा है। जिसके अंदर काबिलियत है वो एंट्रेंस टेस्ट क्लियर करेगा। टेस्ट तो सबके लिए इक्वल है, जितने भी चाहे जनरल, SC ST OBC सबके लिए एंट्रेंस इक्वल है। जिसमें काबिलियत होगी वो फॉर्म क्रैक करके अपना नौकरी लेगा। लेकिन जो हवाला दिया गया है विपक्ष की तरफ से, विपक्ष लाइक जो सुप्रीम कोर्ट में जो इसके विपक्ष था, क्योंकि 7 जजों की बेंच बैठी थी और 7 जजों की जो बेंच थी उसमें एक जो महिला थी जिसने समर्थन नहीं किया, उसने ये कहा, मतलब उन 6 जजों ने ये कहा कि 1992 में जो मंडल कमीशन था जो OBC का था, उसमें क्रीमी लेयर आई और उसमें एक नॉन क्रीमी लेयर आई, जिसमें 1 लाख रुपए जो सालाना कमा रहा है वो जो OBC कैटेगरी में जो रिजर्वेशन मिलता है 27%, वो उसका हकदार नहीं होगा। तो जो पंजाब है, पंजाब गवर्नमेंट ने जो पिटीशन फाइल करी, उसने कहा कि भैया तुमने तो OBC 1992 में तो OBC में भी क्रीमी लेयर और नॉन क्रीमी लेयर करा, तो SC ST में करने में क्या बुरा है? SC ST में भी होना चाहिए। सर, उनके जो OBC समाज है वो काफ़ी हद तक पहले से थोड़ा सा मजबूत रहा है, उनके पास जमींदारी भी काफ़ी रही है। और जो SC ST थे उनको तो बिल्कुल गांव से ही बाहर फेंक दिया जाता था ना। उनको तो रहने के लिए भी गांव के अंदर ज़मीन नहीं थी उनके पास। आज भी अगर आप ज़मीन की पट्टेदारी अगर देखोगे तो SC ST के पास उतनी नहीं है जितनी OBC पे है। तो उस वक्त पे शायद वो निर्णय सही उनको लगा होगा, तो उन्होंने वो किया। तो आप भी इस बात से वाकिफ है कि जो हुआ है वो सही हुआ है? देखो, सबसे पहले सभी को मेरा क्रांतिकारी जय भीम, नमो बुद्धाय है। ये वर्गीकरण का मुद्दा है। ये पहले जनगणना करनी चाहिए थी, जातिगत जनगणना करनी चाहिए थी, उसके बाद लागू करना चाहिए था। हम नहीं चाहते कि हमारा कोई समाज इस कानून का विरोध से वो समर्थन सिर्फ वाल्मीकि समाज ज्यादा कर रहा है, बाकी अन्य जातियां कोई नहीं कर रही, सब है ना। तो उन भाइयों को बहका दिया गया किसी ने कि भाई इससे सिर्फ तुम्हारा फायदा है, तुम्हारा नुकसान नहीं है, तुम्हारा फायदा है। क्यों? क्योंकि राजनीतिक पार्टी कोई भी हो, ये कोई नहीं चाहती कि शेड्यूल कास्ट में जितनी भी जातियां सारी समान एक साथ खड़ी रहें। क्यों? क्योंकि जब ये अपने पैरों पे खड़े होने लग गए, अपने हर जगह अपनी उपस्थिति दिखाने लगे, तो इनको लगा कि यार अब इनसे हमारा काम नहीं चल पाएगा, इन्हें तोड़ने का काम किया जाए। तो ये वर्गीकरण का मुद्दा लाया गया है। बाकी जो आरक्षण मिला था, बाबा साहब ने आरक्षण दिया था, वो किसी एक वर्ग को नहीं दिया था, उन्होंने पूरी अनुसूचित जातियों को दिया था, जिसमें सभी जातियां आती थी। बस हम अपने भाइयों से, वाल्मीकि समाज से, या जो भी भाई इतने पिछड़े रह गए हैं, हम उनसे आज भी रिक्वेस्ट करते हैं कि प्लीज शिक्षा की ओर जाइए। बाबा साहब का एक ही सिद्धांत था कि शिक्षा शेरनी का वो दूध है, जो पिएगा वो दहाड़ेगा। लेकिन अभी आपने देखा होगा, अभी बिहार में चिराग पासवान, हर किसी का समर्थन आया कि भाई भारत बंद का भी ऐलान होना चाहिए,
21 अगस्त को। और ये मायावती जी ने भी जो कहा और चंद्रशेखर रावण जो पार्लियामेंट है वो एमपी हैं। एक हमें एक चीज जाननी है, जो बिहार में एक राम मांझी करके एक व्यक्ति हैं, हाँ हाँ, उन्होंने कहा कि हम इस जो आंदोलन होगा 21 तारीख को, हम इसके खिलाफ हैं। हम क्यों खिलाफ है? जो 18 जातियां हैं, वो 18 जाति ऐसी जाति हैं जिसको कुछ भी अभी तक सुविधा नहीं मिली। सर जितेंद्र राम मांझी जी हाँ। जो हक की बात कर रहे हैं, हाँ। पिछले लोकसभा के चुनाव में और विधानसभा में उनकी पार्टी को विधानसभा में 5 सीटें दी गई थी और लोकसभा में 3 सीटें दी गई थी। ठीक है। उन्होंने जो ये पिछड़े समाज की बात कर रहे हैं, वो मुसहर समाज की बात कर रहे हैं, क्या उन्होंने किसी मुसहर समाज के नेता को दिया था क्या टिकट? हम उनसे सवाल करते हैं। उन्होंने अपने ही बेटे को, और जो अपने बेटे को टिकट दिया, अपने भतीजे को टिकट दिया, और उसके बाद उन्होंने 3-3 करोड़ में, 4-4 करोड़ में टिकटें बेच दी। पहले तो खुद के घर से शुरू कीजिए श्रीमान, दूसरों पे क्या उंगली उठाते हैं आप? और अच्छा चलो, आपने राम वो जो मांझी जो है, हाँ जी राम मांझी, आपने उनकी तो बात कर दी, लेकिन जो वाल्मीकि समाज एक बहुत बड़ा तबका, वो तो इसके विरोध में है कि अगर सुप्रीम कोर्ट का फैसला आया तो बढ़िया है। सर हमारे भाइयों को ये बरगलाने की कोशिश की जा रही है। सर ऐसा तो नहीं है कि जो एग्ज़ाम हम देते हैं, यूपीएससी, बीपीएससी, यूपीपीसीएससी, जो भी एग्ज़ाम देते हैं, उसमें तो ऐसा नहीं है कि उनको रिस्ट्रिक्टेड किया गया है कि नहीं नहीं तुम एग्ज़ाम नहीं दे सकते हो, या फिर सरकार की योजनाएं एससी एसटी के बच्चों को, ओबीसी के बच्चों को फ्री में कोचिंग दिया जाता है यूपीएससी के लिए, सिविल सर्विसेज के लिए। उसमें ऐसा तो नहीं बोला जाता है कि तुम वाल्मीकि समाज की हो, तुम आगे नहीं बैठ सकते हो, तुम पढ़ाई नहीं कर सकते हो। ऐसा तो कुछ नहीं है। सारी सुविधाएं सबको मुहैया करवाई जा रही है, हर कोई आ सकता है, हर कोई कर सकता है सर। तो कहीं ना कहीं इसमें कुछ लोग हैं जो इस बात को मिस इंटरप्रेट कर रहे हैं, उन लोगों को मिसगाइड कर रहे हैं, और इस आंदोलन को समाप्त करने के लिए, इसको तोड़ने के लिए एक षड्यंत्र रचा जा रहा है। षड्यंत्र रचा जा रहा है। लेकिन मैं एक चीज और जानना चाहूंगा कि ये जो अगर ये जो सुप्रीम कोर्ट की जो वर्डिक्ट आई है 7 बेंच की, ये अगर लागू हो गया, क्योंकि अब तो बोल ही दिया है कि राज्य को सोचना चाहिए, अगर आपको लगता है अगर राज्य ने भी ये लागू कर दिया, तो मान के चलिए अगर कोई पासवान का नेता हुआ, जो एक बहुत बड़ा तबका पासवान है उसके राज्य में ज्यादा, तो वो पासवान के लिए ही सोचेगा सिर्फ, ठीक है? तो क्या सब ये जो चीजें हैं, ये वर्गीकरण जो करा जा रहा है, इससे नुकसान पहुंचेगा? इससे बहुत नुकसान होगा जी। ये वर्गीकरण हमारे समाज को तोड़ देगा, और तोड़ने का काम कर रहा है इस टाइम ये। क्यों इसमें जस्टिस में पॉलिटिकल सिस्टम क्यों नहीं खत्म करते ये? उस इधर तो ये क्रीमी लेयर की भी बात करते हैं कि जो एक जॉब लग गई, वो घर पूरा शिक्षित हो गया, संगठित हो गया, कि भाई उसको आने वाली पीढ़ी को उसकी जरूरत नहीं है। पर ये ऐसा नहीं होना चाहिए ना। पॉलिटिकल सिस्टम को खत्म करो, दादा जज, बाप जज, बेटा भी उसका जज बनेगा। और यहाँ हमें 15% आरक्षण है, हम कहते हैं चलो पिछड़ी जातियों को आरक्षण दे दिया जाए, हम चाहते हैं इस बात को। हमारा शेड्यूल कास्ट में 15% आरक्षण है, जिसमें से आज तक 6% ही सीट भर पाई है। बाकी जो 9% आरक्षण बचा हुआ उसमें पिछड़ी जातियों को दो। तुमने ईडब्ल्यूएस 10% आरक्षण दे दिया, वो क्या वर्गीकरण करके दिया? ईडब्ल्यूएस में भी तो आने चाहिए हमारे लोग, हमारे लोगों को ईडब्ल्यूएस में भी आरक्षण दो भाई। जो हमारी पिछड़ी जाती है उनमें ईडब्ल्यूएस तो पूरे एक वर्ग को दे दिया कि भाई ईडब्ल्यूएस में ये वाला पर वर्ग पूरा आएगा। हमारे वर्ग को जो पूरा 15% आरक्षण है, उसमें से भी 6% ही मिला हुआ है हमें। 6% में हमारी सीट निकलती है, 9% हमारा लागू ही नहीं करा आज तक। उन 9% पे इन हमारे भाइयों को दो जो पिछड़े हुए हैं। हम ये किसी पर्सनल या किसी कास्ट को बोल नहीं रहे, जाति को बोल नहीं रहे, हमारी जितनी भी कास्ट है पिछड़ गई हैं, उनको 9% पे लाओ, उसको चुनाव करो। हमारी वैकेंसी निकलती है 3, तो भरेगा कौन? जो बच्चा पढ़ लेगा वो निकल जाता है, हमारी पीछे वाली जातियां रह जाती हैं फिर। तो हम भी ये चाहते हैं वर्गीकरण का विरोध करना चाहिए, वर्गीकरण नहीं होना चाहिए। और हम अपने सारे समाज से यही अपील करते हैं कि आगे आने वाले समाज को सबको एजुकेटेड होना चाहिए और अपनी सीटें लड़नी चाहिए। अपना अधिकार छीन के मिलेगा हमें, हम दलित लोग हैं, हमें अधिकार छीन के लेने पड़ते हैं, हमें कोई प्यार से अधिकार नहीं देता। सर एक बात जो मांझी जी अभी बात किए हैं, विभाजन का हम समर्थन करते हैं। बिहार में 2 वर्गों में दलितों को पहले ही बांट दिया गया था, सुप्रीम कोर्ट के बोलने से पहले, दलित और महादलित में। आपको इस बात की जानकारी होगी। और मुसहर समाज, जहां तक हमें नॉलेज है, महादलित में डाला गया था। और बिहार की स्थिति ये किसी से छुपी नहीं है। इस बंटवारे के बाद बिहार के दलित समाज में किस प्रकार फूट पड़ी, किस प्रकार एकता में चोट आई और ये लोग कमजोर पड़े। तो इस चीज को ये लोग समझ के, इस गेम को ये लोग पूरे देश में इम्प्लीमेंट करना चाहते हैं, पूरे देश में इम्प्लीमेंट करना चाहते हैं। जिस तरीके से बकायदा इन्होंने बताया कि जो बिहार में एक दलित और एक महादलित की जो राजनीति चली, वो कुछ इस तरीके से चली कि फूट डालो राजनीति करो, फूट डालो या राज करो।
तो आप इस विचार से कितना वाकिफ रखते हैं और इनकी बातों से आप कितना सहमत हैं, आप हमारे कमेंट्स बॉक्स में जरूर बताएं। देखते रहे NN24 न्यूज। धन्यवाद। जय हिंद।